बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज प्रोग्राम का आगाज़ एक अफसोसनाक ख़बर से करूँगा। ख़ास तौर पर हमारे लिए, अब तक फैमिली के लिए एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। हमारे एक बड़े ही प्यारे और हंसते मुस्कुराते रहने वाले प्रोड्यूसर जो 6 साल से न्यूज़ कैफ़े की टीम का हिस्सा भी थे, पिछले 1 साल से कुछ थोड़ा सा बीमार थे, परसों तक हमारे साथ ऑफिस में मौजूद थे वो और गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला थे। आज सुबह उनका रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल की वजह से आज हमारी टीम के तमाम ही मेंबरान वो अफसरदा भी हैं और गमगीन भी हैं। और अल्लाह ताला यासिर सिद्दीकी के लिए अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। यासिर सिद्दीकी अन्ना के नाम से वो मशहूर थे और गुज़श्ता 20 साल से वो इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और अपनी सलाहियतों का मुख्तलिफ़ चैनल्स पे वो लोहा मनवा चुके हैं। एक तो फिर से आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनके जो लवाहकीन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। आते हैं आज के मौजू की जानिब। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उसका ताल्लुक़ हमारी सेहत से है और ख़ास तौर पे आजकल के दिनों से। आप जानते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है वो कोविड के बाद एकदम से हमने सुना है कि बहुत सारे लोग वो डेंगू का शिकार हो रहे हैं या बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें तेज़ बुखार हो रहा है और कुछ डेंगू जैसी अलामात का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर ये क्या है? क्या कोई नई वबा आ गई है या ये कोई मच्छरों की वजह से जो है ये हमें इस सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सारी कौम को? तो किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है? हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शबाना नाज साहिबा। आइए इनसे इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। अच्छा शबाना जी, ये क्या कोई नई वबा का सामना करना पड़ रहा है हमें या मौसम की तब्दीली की वजह से जो बुखार, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह हुआ करता है ये वही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो वेदर है स्पेशली मानसून के बाद अक्सर ये होता है कि सर्दी है, पानी का मानसून में बारिश होती है, आपको पता है पानी हमारे यहाँ जमा हो जाता है पूल्स की सूरत में, तो पैदाइश मच्छरों की बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा सर्दी है, नमी का मौसम होता है, तो जो वायरल इन्फेक्शन है इस मौसम में बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत फेवरेबल जो है ये उनके लिए मौसम होता है वायरस की ग्रोथ के लिए। तो अब कोविड तो हमारे यहाँ है ही है, अभी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक कम हो गया है, और लेकिन उसके साथ साथ वो भी वायरल इन्फेक्शन था और दूसरी पेंडेमिक डेंगू, क्योंकि मच्छर की वबा इतनी फैली हुई है कि मच्छर मौजूद हैं और हमारे यहाँ प्रॉपर जो है वो केयर नहीं है, जिसकी वजह से मच्छर बड़ी तादाद में हो गए हैं। वो जब काटते हैं तो उसके वजह से भी डेंगू वायरस हो रहा है। और इसके अलावा अभी जो नोटिस किया जा रहा है कि कुछ ऐसा एक और वेरिएंट जो कि जस्ट लाइक मलेरिया और ये डेंगू जैसा ही है, लेकिन वो डेंगू नहीं है। जब उसका हम टेस्ट कराते हैं NS1 जो इसका एंटीजन टेस्ट होता है वो नेगेटिव आता है, लेकिन उसकी साइन सिम्टम सारी जो हैं वो आपकी इसी डेंगू वायरस जैसी हैं उसमें वो। लेकिन जो है अब लोग जो है वो परेशान है, लेकिन इसमें इसलिए परेशानी नहीं है कि ये है तो डेंगू जैसी अलामात, लेकिन इसमें हेमरेजिक फीवर नहीं हुआ, अब तक कोई डेथ नहीं हुई इसकी वजह से। तो लेकिन ये है कि देखें, चाहे वो डेंगू हो चाहे वो अब नया वेरिएंट हो, उन सब का जो रीज़न है वो वायरस है और मच्छर की वजह से है। तो उसमें यही है कि हमने एहतियात ही करनी है, एहतियात चाहे वो डेंगू। अब हम इस परेशानी में अगर पड़ेंगे कि ये डेंगू है या नया वेरिएंट है और हम उसके हिसाब से एहतियात करें, एहतियातें सबकी एक ही हैं, तो उसी तरह से आपने एहतियात करनी है जिस तरह से हमने डेंगू के लिए अपने मच्छर से एहतियात कीजिए। तो अच्छा, अगर किसी को बुखार की शिकायत होती है या किसी बच्चे को बुखार वगैरह की आजकल के दिनों में ख़ास तौर पे शिकायत होती है, तो वो
कौन कौन सी अलामात हमने देखनी है और क्या फौरी तौर पे हमने उसके ऊपर एक्शन लेना है, ज़रा इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। लेकिन जो डेंगू के लिए है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि जितने दिनों में ये मच्छर हमारे, ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है और उसके बाद हमारे जो अलामात ज़ाहिर होती हैं वो इसकी कही जाती है कि 2 से 7 दिन, मैक्सिमम 15 दिन। शुरू में ये होता है कि शुरू के 2 से 4 दिन, 5 दिन तो हाई ग्रेड फीवर, इसकी ख़ास पहचान ये हाई ग्रेड फीवर होगा, आपको बॉडी पेन होगा, जो आपके जोड़ों में दर्द होगा, उसके अलावा आपके सर में दर्द ऐसा होगा जैसे स्प्लिटिंग पेन, आपका सर फट रहा है। और आंखों के पीछे वाले हिस्से में ख़ास अलामत ये है इसकी, आंखें के पीछे जो हिस्सा होता है उसमें बहुत शदीद दर्द होता है। उसके अलावा नौजिया यानी दिल का ख़राब होना, उल्टी आना, ये ख़ास साइन सिम्टम्स होती हैं इसकी ये। और 2 से 4 दिन के बाद जब बुखार ख़त्म हो जाता है तो लोग बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि अब हम एहतियात नहीं करें। लेकिन इसमें यह है कि अगर 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जो दूसरा हेमरेजिक स्टेज आता है वो 4 से 5 दिन के बाद आता है। एकदम अगर आपके पेट में दर्द है, आपको मोशन है, उसके अलावा ये कि आपके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे गम्स मसूड़ों से है, यूरिन में आ रहा है, स्टूल में आ रहा है, तो ये सारी जो है अलामात इस चीज़ की हैं। आपकी स्किन पे रैशेस पड़ जाएंगे कि आपका हेमरेजिक फीवर हो सकता है। उसके अलावा ये होता है कि अगर आपको पेट में बहुत शदीद दर्द होगा, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, बॉडी आपकी जो है बिल्कुल वीक फील करेंगे। तो अगर ये अलामात ज़ाहिर हैं तो ये फिर मेडिकल इमरजेंसी कहलाती है। इसमें आप फ़ौरन जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन शुरू के जैसे 2 से 4 दिन अगर आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी बुखार की दवा दी जाती है, रेस्ट कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, डेंगू भी आजकल पूरे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और वो तो हर साल ही हमें डेंगू की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसका एक तो हल वो जो स्प्रे किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से और वो कोशिश तो वो हुकूमतें कर रही हैं। मुझे ये बताइए कि क्या लाजमी है कि जिसको भी डेंगू का मतलब मच्छर जो है वो काटेगा तो उसको डेंगू बुखार उसे लाजमी हो जाएगा, या ये भी किसी पे जाके एक्टिव होता है किसी की बॉडी में? नहीं, ये इसका ये है जो रिसर्चेस कहती हैं उसके हिसाब से कि 4 को अगर डेंगू का जो मच्छर है वो काटता है तो उसमें से 1 आदमी जो है वो इफ़ेक्ट करता है और 20 में से जो है 1 आदमी को हेमरेजिक यानी सीरियस जो कंडीशन क्रिटिकल है वो 1 आदमी को होती है। वो डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे हम अक्सर यही बात करते हैं कि आपकी बॉडी अंदर से कितनी स्ट्रॉन्ग है। मल्टीपल वायरस आपके यहाँ पर आपके एनवायरनमेंट में होते हैं, लेकिन उसके बाद जिसकी बॉडी वीक होती है, जो कमज़ोर होते हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें, जैसे बूढ़े लोग हैं, हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इनके ऊपर जो है ये वायरस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। वैसे तो हेल्दी पर्सन पे भी करता है, लेकिन जो लोग हेल्दी होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो वो इसको ख़त्म कर दे, यानी बॉडी जो है वो उसको रिएक्ट करती है और उनको इफेक्ट नहीं करती। 4 लोगों को काटेगा जिसका उसमें से 1 आदमी जो है वो इन्फेक्टेड होता है, जो रिसर्चेस कहती हैं। और उसमें यह है कि वो लोग ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो अच्छा, ये इतनी तेज़ी से फैलता कैसे है? मतलब डेंगू उसका सीज़न शुरू होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि हर चौथा शख्स जो है वो इस बुखार में मुब्तला है, या डेंगू नहीं भी है तो उसी तरह का तेज़ बुखार है। तो इतनी तेज़ी से कैसे फैल रहा है? देखिए फ़हीम, मसला ये है कि आजकल सर्दियां हैं या ऐसा वेदर होता है, छोटे घर हैं या मतलब क्राउडेड एरिया जो है होता है, हमने दरवाजे बंद किए हुए हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है क्योंकि कोविड में ये है कि आपके रेस्पिरेटरी, आपके सांस का सिस्टम जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। उसमें भी ये कहा जाता है कि आप ओपन रखें, विंडो ओपन रखें। अब हम लोग क्या करते हैं, सर्दियाँ हैं या मच्छर से बचाव के लिए अंदर दरवाजे बंद किए, कॉइल जला ली, अक्सर वो जो दूसरे मैट्स हैं वो जला लिए। तो उसकी वजह से भी जो अपने ये सांस के पेशेंट्स हैं उनके लंग्स के लिए बहुत वो होता है, एलर्जिक पेशेंट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हम एहतियात करने के चक्कर में ऐसा होता है कि बसा औकात लोग ये क्या करते हैं, एहतियात वो हमारे लिए जो है वो हमारी तकलीफ़ का बायस बन जाती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि बिल्कुल आप मच्छर से बचें। आप अपने मच्छर के आप स्प्रे करें, लेकिन आप वेंटिलेशन का प्रॉपर नेट लगाएं, दरवाज़ा खोल के रखें और उसमें नेट वाले जो है दरवाजे आप लगाएं। और उसके बाद आप प्रॉपर जो है अपने कमरों में से पानी, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, आप उसको निकाल दीजिए। दूसरा, आपने कवर्ड, जैसे कराची में आपको पता है पानी का प्रॉब्लम है और लोग अक्सर स्टोर करके ही पानी रखते हैं, किचन में है पानी या वॉशरूम
वगैरह में उसको आप कवर करके रखें। वो पानी रखने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन उस पानी को कवर करके रखें, क्योंकि उस पानी के अंदर ये साफ़ पानी के मच्छर है और वो उसमें ग्रो करता है ना। तो बिल्कुल ठीक। कोशिश ये करनी है कि उसको हम कवर करके रखें, और बाकी ये है कि स्प्रे वगैरह प्रॉपर करें, लेकिन जब आप कोई भी स्प्रे करें तो उस वक्त खुद अंदर मौजूद ना हो। आप थोड़ी देर करके उसके बाद रूम को बंद कर दें, और जब आप उसमें एंटर हों तो आप रूम में वेंटिलेशन, प्रॉपर पंखा वगैरह चल जाए, ताकि आपको सांस के पेशेंट्स को ये एलर्जी ना हो। सही। अच्छा, अभी कोविड वाला ये जो तकरीबन 2 साल का जो पीरियड था, इसमें कोरोना वायरस की शिकायत तो आई हैं, मगर ये जो मौसमी तब्दीली की वजह से जो बीमारियां थीं, इनकी शिकायत कम हो गई थी, नज़ला फ्लू वगैरह जो होता था। तो क्या इसकी वजह ये तो नहीं थी कि हम हाथों को बड़ा सैनिटाइज कर रहे थे, हम मास्क पहन के रख रहे थे, बड़ी पाबंदी कर रहे थे, और अभी अचानक हमने जो है वो इन सबको थोड़ा सा ज़रा प्रायोरिटी लिस्ट से हटाया है, तो ये शिकायत बहुत बढ़ गई हैं? लेकिन जब कोविड आया तो एक वजह तो ये भी है कि हमने बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल किया। सब अब जो पेशेंट थे जिनको एलर्जी थी, डस्ट से एलर्जी, यूजुअली यही होता है ना, एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, तो जब आप मास्क लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको एक प्रोटेक्शन हो जाती है। और फिर जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो जैसे आप किसी को भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, नज़ला है, खांसी है, आप फ़ौरन कैश नहीं करते, आपने मास्क पहना हुआ है, आपने एक एहतियात की। इसकी एक वजह ये हुई कि लोगों ने एहतियात करना शुरू की। सेकेंड ये हुई कि लोगों ने अपनी न्यूट्रिशन की तरफ तवज्जो दी। बहुत ज़्यादा लोगों को बताया गया कि आपने अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, आपने अपना विटामिन डी लेवल, तो इस तरह से क्या हुआ, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ, उन्होंने एहतियात की। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि एलर्जी की वजह से या लोगों से ट्रांसफ़र होती थी, मास्क का इस्तेमाल, पर्सनल हाइजीन, उसकी वजह से भी जो है वो हम बच गए। और अब जो चीज़ें, ये जो वायरस दूसरा है डेंगू का, या दूसरा जो डेंगू लाइक है, क्योंकि ये ख़ास एडिस फैमिली है मच्छर की, उसके से है, और अब इसमें 2-3 टाइप के वायरस है, लेकिन ये वायरस बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी रीज़न ये है कि जो मच्छर है हमारी बॉडी पे काटता है, और काटने के बाद अगर आप जैसे क्राउडेड, अब फैल इसलिए रहा है कि अब एक कमरा है, सर्दी है, क्राउडेड एरिया है, आपको अगर खुदा ना खास्ता डेंगू है, उस मच्छर ने काटा, तो आप वो मच्छर इन्फेक्टेड हो गया डेंगू का, और उसके बाद वो ज़ाहिर है आप मैं यहाँ बैठी हुई हूँ या जितने भी रूम में लोग हैं उन सबको काटेगा, तो सारे लोग जो हैं इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अच्छा जी, इसी तरह से ये बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि हम क्राउड में रहते हैं, सर्दी है तो दरवाजे बंद करके बैठे हैं, ना प्रॉपर वेंटिलेशन है, तो ये सारी रीज़न है जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से फैलता है। और हमारे यहाँ बारिश होती है तो सफाई प्रॉपर नहीं है, पानी बाहर खड़ों में खड़ा रहता है, मच्छर ग्रो करते हैं, और हम ये समझते हैं कि दिन में हमें मच्छर नहीं काटेगा, लेकिन ये जो है हमेशा दिन में भी मच्छर काटता है। ये जो डेंगू का मच्छर है स्पेशली साफ पानी का, और इसके बाद ये दिन में काटता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये होती है कि अब डेंगू के में अगर आपको फीवर हो गया शुरू में 3-4 दिन, तो आपने ना जो भी मेडिसिन लेनी है अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेनी, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, आपने नहीं टेस्ट कराया, ऑटोमेटिकली आपका ब्लड जो है वो पतला हो जाता है, क्लॉटिंग। तो आपने इसमें जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, डिस्प्रिन लेते हैं, ऐसे लोग भी हैं ना जो 40 के बाद लेते हैं, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है वो कोई भी दवाई ना लें, डिस्प्रिन भी ना लें, कोई भी चीज़ ना लें जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहे फीवर के लिए, तो आप उसकी रिकमेंडेशन के बगैर जो है कोई भी दवा इस्तेमाल ना करें। अच्छा, वैसे घर में किसी को भी बुखार अगर होता है तो आमतौर पे वो पैराडोल टैबलेट जो है वो ले ली जाती है, और डॉक्टर्स भी अमूमन किसी भी किस्म के बुखार के लिए यही रिकमेंड करते हैं, तो पैराडोल भी नहीं लेनी चाहिए खुद से? देखिए, नॉर्मली पैरासीटामोल तो दी जाती है बुखार के लिए, लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते हैं जैसे जो ऑलरेडी थिनर ले रहे हैं और वो हेमरेजिक स्टेज में आ गए, उन्होंने फिर डिस्प्रिन ले ली, तो वो उनको डॉक्टर बंद करवाएगा डिस्प्रिन, अगर उसको खुदा ना खास्ता डेंगू अगर है और उसका ब्लड जो है वो पतला हो गया तो वो उनको बंद कराएंगे। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी। लेकिन आपको जब भी डेंगू अगर हो रहा है, 2-3 दिन हो गए आपको बुखार है, तो आपने अपना टेस्ट कराया, अगर पॉजिटिव आया, डॉक्टर आपको खुद ही रिकमेंड करेगा, पैरासीटामोल दी जाती है ताकि बुखार कम हो जाए, पानी बहुत ज़्यादा पीने को कहा जाता है, रेस्ट किया जाता है, तो अक्सर केसेस जो हैं वो घर में ही ट्रीटमेंट से सही हो जाते हैं। सही है। आखिरी सवाल आपसे वो ये है कि इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई आपने हमें ऐसी चीज़ बतानी है कि जिसकी वजह से वाकई हम अमली तौर पे फ़ायदा उठा सकें।
देखिए, इम्यून सिस्टम का मतलब यह है कि आपने अपनी बॉडी को अंदर से मजबूत करना है, और उसको मजबूत करने के दो तरीके हैं। एक तो है वैक्सीनेशन, जो कि कोविड की तो आ गई है, इसकी अभी वैक्सीनेशन नहीं है, ठीक है। ठीक है। वैक्सीनेशन है। सेकंड जो है वो है आपने अपने इम्यून सिस्टम, अपनी न्यूट्रिशन, अपना विटामिन D3 का लेवल जो है वो आपने मेंटेन रखना है। ठीक है। D3 जो है वो, क्योंकि हम लोग कवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, स्पेशली कराची में, तो आप देखें धूप का एक्सपोजर कम है। नेचुरल जो सोर्स है इसका, आपने धूप का जो है वो 15-20 मिनट्स की धूप जो है वो आप ले लें, वो काफ़ी होती है, नेचुरल सोर्स है। उसके अलावा सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल बढ़ाएं, सीजनल फ्रूट्स आप लें। उसके अलावा जो है ओमेगा 3 का इस्तेमाल जो है, ओमेगा 3 आपको मछली में, अंडे में, फ़िश में ये आपको वाफिर मिकदार में मिलता है। कॉड लीवर ऑयल जो है वो ख़ास सोर्स है, और ओमेगा 3 जो है वो आपके दिल के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आप बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपने एक्सरसाइज तकरीबन 20 मिनट की और 30 मिनट्स की वॉक जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो है अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, आपने, क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है अक्सर लोग ये मूवमेंट ख़त्म कर देते हैं, तो आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपकी कंडीशन डिटोरिएट हो जाती है, तो आपने 30 मिनट्स की वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उसको घर में करें, चाहे आप अपने पार्क में जाके करें, अपनी छत पे कर लें, क्योंकि अगर पार्क्स बंद हैं तो वो वॉक, और उसके साथ पानी का इस्तेमाल, जैसे डेंगू अगर हो जाता है तो उसमें भी डॉक्टर्स कहते हैं पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तकरीबन जो है 8 से 12 गिलास पानी जो है वो इस्तेमाल करें, और यही सारी एहतियातें हैं। खुश रहें और अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड, क्योंकि आजकल पेंडेमिक है, कोशिश ये कीजिए क्राउडेड एरिया से आप लोग दूर रहें, बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह पे ना जाएं। मास्क का इस्तेमाल करें, ज़रूरी है मास्क का इस्तेमाल। अभी मास्क का इस्तेमाल तर्क नहीं करना। हम ये सोचते हैं कि वैक्सीनेशन करा ली, वैक्सीनेशन भी हमें टोटल 100% सेफ्टी नहीं देती। वैक्सीनेशन का मतलब है 60 to 70% जो है वो आप सेफ होते हैं, वो भी डिपेंड करता है आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो है उसके साथ आपको SOPs का ख्याल करना है। अब भी आपने मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उससे मास्क के इस्तेमाल से ना सिर्फ आप कोविड की ज़रूरी नहीं है कि आप कोविड से बच रहे हैं, बल्कि जितनी भी पेंडेमिक्स हैं, जितने वायरल इन्फेक्शन हैं वो जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसके लिए मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जितने भी इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट, यानी नाक से हम छींकते हैं या खांसते हैं, जो हमारे मुंह से ड्रॉप्स निकलते हैं, उसके ज़रिए ये दूसरे आदमी तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो एहतियात ही बेहतरीन इलाज है इस हवाले से। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई, आपने बड़ी मुफीद मालूमात जो है वो हमारे साथ और हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात करेंगे, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है ये, और यहाँ हम बात करेंगे बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। बल्दियाती निज़ाम को तरक्की की राह भी कहा जाता है, और पाकिस्तान में जब भी बल्दियाती निज़ाम की बात होती है तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर का ज़रूर ज़िक्र किया जाता है। और हमारे यहाँ कुछ ऐसा एक सियासी और हुकूमती रियासती निज़ाम है कि जब भी कोई हुकूमत जाती है तो उसके साथ उसके बनाए हुए सारे तरीक़ाकार भी रुखसत हो जाते हैं। तो इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो है वो उनका जो बल्दियाती निज़ाम है वो भी रुखसत हो गया, और उसके बाद अभी वसीम अख्तर साहब के नाम के साथ भी जो है वो बल्दियाती निज़ाम के बारे में वो डिस्कस किया जाता है। तो आज हम ज़रा चेक करेंगे, अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये निज़ाम वाकई बहुत अच्छा है और इसके समरात जो हैं वो हासिल हो सकते हैं, या मतलब क्या वो बेहतर रास्ता है, इस बारे में बात होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहतरमा मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये बल्दियाती निज़ाम जो है ये क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, बल्दियाती निज़ाम मसला ये है कि सही मायनों में आवाम तक उनके अपने नुमाइंदों की, ग्रास रूट के लोगों की मुंतकिली है। और जब ग्रास रूट का शख्स आपके, क्योंकि वो आपके इलाके में रहाइश पजीर होता है, उसी यूसी से ताल्लुक़ रखता है वो,
क्योंकि अगर वो चेयरमैन या नाजिम का इलेक्शन लड़ रहा है या वो एज अ जनरल काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहा है या लड़ रही होती है, तो वो उसी इलाके में रहती है, वो उसी यूसी का रिहाइश पजीर होता है। तो मैं समझती हूँ कि जब वहाँ वो रहता है, तो अगर फ़र्ज़ करें कि कोई प्रॉपर वे में सफाई नहीं हो रही है या और कोई दीगर मसला है, जैसे अक्सर कहते हैं जी गटर बंद हो गए, फलां हो गए, इस किस्म के छोटे-छोटे मसाइल जो इलाकों में होते हैं, इलाकों के अंदर जो मसाइल हैं, तो उनका तदारुक मैं समझती हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। वो एक चीज़ मसाइल का गढ़ नहीं बन पाते, उस मसले को वहीं जो है ना सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा निज़ाम है। ठीक है, और इस निज़ाम को बिल्कुल होना चाहिए। और मैं समझती हूँ जमहूरियत सही मायनों में तभी फलती फूलती है जब ग्रास रूट से लेकर अपने मुल्क को, अपने इलाके को, अपने सूबे को, अपने शहर को, अपनी आबादी को परवान चढ़ाया जाए। बिल्कुल सही है। जो इक़्तिदार है, जो ताकत है, उसको बिल्कुल निचली सतह पे और आगे तक जब तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो उसके फ़वाइद हासिल नहीं किए जा सकते। तो पाकिस्तान में ये इतना ज़्यादा कामयाब निज़ाम क्यों नहीं है? हम इस निज़ाम की बात करते हैं तो मुशर्रफ साहब के दौर में जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो बाद में क्यों नहीं आ सके? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं किसी भी उस पर अच्छाई बुराई नहीं, क्योंकि देखिए डिक्टेटर का लायावर जो काम होता है मुझसे कहें, क्योंकि मुशर्रफ साहब के दौर में मसला ये था कि देखिए उन्होंने एक ही पार्टी को पकड़ के उन्होंने उन्हें फुली ऑथोराइज कर दिया। प्लस यहाँ तक भी हुआ, मैं बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये मुझे कह देने दें तो आपकी मेहरबानी होगी कि वो दौर मैंने, आपने, हमारी तमाम व्यूअर्स ने, हमारे तमाम लोगों ने देखा कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो सिटिंग चीफ जस्टिस थे, उन्हें मुक्के लहरा कर कहा गया कि देखिए, समझे मुक्के लहराने का मतलब है देखिए मेरी ताकत, उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया। आज का जो वजीर आज़म है हमारा, ये कराची सिंध की बात, मैं इसी कराची की बात कर रही हूँ। आज का जो हमारे पास वजीर आज़म है, उन्हें भी, उस वक्त वजीर आज़म नहीं थे लेकिन एक चेयरमैन थे पार्टी के, एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन थे, उन्हें भी कराची शहर में नहीं आने दिया। और उस वक्त आप देख लें किस किस्म की नाजेबा अल्फाज दरो दीवार पे लिखे गए थे, तो उस वक्त भी तो मुशर्रफ साहब भी थे ना। मतलब ये लोग जो है ना, अपने मुफादात के लिए किसी एक का इंतखाब कर लेते हैं, और जमहूरियत में एक का इंतखाबात नहीं होता, जमहूरियत में सबको साथ लेके चला पड़ता। तो बल्दियाती निज़ाम की अभी मौजूदा तौर क्या सूरत हालत है, ये बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छी बात है। मैं गवर्नमेंट को इसलिए कहूँगी कि 3 साल से खान साहब मौजूद हैं, और खान साहब ही कहा करते थे कि जब भी अगर आपने नीचे की तौर पे डिलीवर करोगे तो हम बेहतरी की जानिब जाएंगे। यहाँ देख लें KPK के अंदर और पंजाब के अंदर, चलें KPK में तो ख़ुद PTI की गवर्नमेंट थी, और चलें पंजाब के अंदर नून के ज़्यादा मतलब लोग सिलेक्टेड थे। तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पे 2 साल पहले ही, 4 साल का टाइम पीरियड था फ़हीम, 2 साल पहले ही उसको ख़त्म कर दिया गया और कहा कि जी हम लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं और ये निज़ाम ठीक नहीं है। अब तक तो 2 साल पहले आपने ख़त्म कर दिया, 3 साल हो गए, अब तक आप लेजिस्लेशन नहीं कर पाए हो। शायद वो उसी तरह की लेजिस्लेशन हो रही है कि अपने अपनों को लाया जाए। खुदारा ये ना करे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन लोगों को लाने दिया जाए जो सही मायनों में आवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं, चाहे वो जो है ना इंडिपेंडेंट आए, चाहे वो उनका ताल्लुक किसी पार्टी से हो, लेकिन होने वो चाहेंगे लोग कि जो आवाम की सही मायनों में खिदमत कर सके और बेहतरी ला सके। सही। अच्छा, देखिए, अभी तक PTI गवर्नमेंट ने कोशिशें क्या की हैं इस निज़ाम को लाने के लिए, मैं ये जानना चाह रहा था। कोई अवाम तो तवक्को रख रहे थे कि इस दौरे हुकूमत में उन्हें ये निज़ाम दोबारा को देखने को मिलेगा। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं किसी भी गवर्नमेंट को उस लेवल पे जाके क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, लेकिन फ़हीम बात दरअसल ये है कि एक तो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो ये, अभी भी देखें कि लोग कराची को कहते थे जी इतना खराब कचरा कुंडी, सबसे ज़्यादा इस वक्त कचरा और सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है, सबसे ज़्यादा बुरा निज़ाम है वो लाहौर का हुआ है। तो इस गंदगी के साथ कराची में ज़रा गंद में रह लें। मैं बताऊँ आपको, मैं उस पर आ नहीं रही हूँ, मैंने ये नहीं कह दिया कराची में दूध की नहरें बह रही, ये लफ्ज़ मैंने नहीं कहा। लेकिन वजह क्या है कि आपने 2 साल पहले उस चीज़ को ख़त्म कर दिया ना। देखिए, बल्दियाती नुमाइंदे अगर मौजूद होते तो वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं फ़हीम, और करते हैं।
और दूसरी आपने कहा कि क्या खिदमात की और क्या कोशिश की है उन्होंने। अगर कोशिश की होती तो कम से कम KPK में और पंजाब के अंदर अब तक इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, क्योंकि उस पे उन्होंने ना सेंसस पे कोई आवाज़ उठाई। सूबा सिंध की बात करें जहाँ मैं और आप रह रहे हैं, सूबा सिंध पे सबसे पहले तो जो सिटिंग गवर्नमेंट है यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इन्होंने सेंसस को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि सिंध के अंदर बशमूल शहर कराची की काउंटिंग सही मायनों में हुई नहीं है। जब इन्होंने कहा तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना वन पेज पे हैं इस वक्त, वो भी कह रही हैं कि हाँ सेंसस, और उस पर जो है ना फेडरल गवर्नमेंट का ही काम है सेंसस करवाना। तो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि कुछ एरियाज़ में, कुछ इलाकों में जहां समझते हैं कि सही नहीं हुआ तो सेंसस का अमल दोहराया जाएगा, लेकिन इस बात पर अभी तक मैं समझती हूं कि कोई अमल नहीं हुआ। तो ये हो जाना चाहिए, और हम आप आवाम चाहते हैं कि इक़्तिदार जो है ना सही मायनों में आवाम के पास जाए। आवाम के पास तब जाएगा जब उसका अपना सही मायनों में उसके इलाके का नुमाइंदा मौजूद होगा। अच्छा, हमने अगर शहर कराची की बात करें तो हमने देखा कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे, अब ये भी किसी और पार्टी से इनका ताल्लुक है, आप अपनी राय इसमें आ जाएगी, वैसे बात करें जनरली कि तो उस दौरान भी हमने बल्दियाती निज़ाम की जो बेहतरीन कारकर्दगी है वो इस शहर में हमने देखी। तो आपको नहीं लगता कि ये सारा कंटिन्यू होना चाहिए था और मतलब कुछ शहर के हक में कुछ बेहतरी आ चुकी होती है अभी तक? देखिए फ़हीम भाई, मैंने आपसे यही कहा ना कि जब कोई बेहतर काम करेगा तो उसके लिए बेहतर राय रखी जाएगी। और देखिए जिस पार्टी से मुस्तफ़ा कमाल साहब थे उसी पार्टी से वसीम अख्तर साहब भी थे। मैंने आपको कहा ना कि उन्हें आशिवार थी, ठीक है, और इन्हें उस चीज़ का वो सहूलत नहीं मिली कि जिस तरीके से वो काम कर सकें। उस सहूलत से मुराद ये है कि जो उनके ज़राए हुआ करते थे वो उस वक्त बड़े ख़तरनाक हुआ करते थे। तो सही मानों में जब हकीकी जमहूरियत में आए और पता चला है आवाम को भी कि हमारे पर कौन लोग मुसल्लत होते, वो चीज़ नहीं हो सकती। रोना रोते रहे मतलब रह के कि जी मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ठीक है, तो पीपल्स पार्टी के क्या प्लान्स हैं आवाम के लिए, कुछ बेहतरी के लिए, आइंदा के लिए, फ्यूचर? देखिए मैं फ़हीम भाई इतना कहूँगी कि इलेक्शन फर्दर होने जा रहे हैं। हालांकि मैंने कहा ना कि सेंसस में सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, सही तौर पे काउंटिंग नहीं हुई, और लेकिन उसके बावजूद मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी क्या हर पार्टी को इस चीज़ के इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, और जिसने डिलीवर किया होगा आवाम को जाके तो वो ग्रास रूट के लोग भी उसको पसंद करेंगे और जाके उसका वोट देंगे। कबल अज़ वक्त कह देना कुछ गलत होता है। मैं समझती हूँ कि क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो बेहतर काम कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि शायद उनको देखकर आवाम को ख्याल आ जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस शहर कराची में मौका दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों में कभी मेयरशिप नहीं रही है, और अगर एडमिनिस्ट्रेटर लगा है तो मैं नहीं, आवाम कहती है, और क्यों ना मैं भी कहूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो हर मौके पे सुबह हो, रात हो, शाम हो, वो आवाम के दरमियान मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो अच्छा अगर बल्दियाती निज़ाम को देखा जाए तो इस निज़ाम से कौन कौन से मसाइल हैं जो हल होते हैं किसी भी जगह के, जैसे कि सफाई वगैरह का मामला जो है वो मेरा ख्याल है बड़ी आसानी के साथ हल हो सकता है। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? देखिए फ़हीम भाई, सफाई निस्फ ईमान है, हमारा मज़हब कहता है, हमारा इस्लाम कहता है। सबसे पहले तो ये मसला सॉर्ट आउट हो जाता है। फिर जैसे हमारे पास छोटी छोटी जैसे पोलियो की वैक्सीन की जा रही है, कैंपेन होती है, इस तरह खसरा की हो रही है, और दीगर चीज़ों की जब होती है तो वहाँ पे जब KMC और DMC के लोग मौजूद होते हैं, जो इलेक्टेड लोग मौजूद होते हैं अपने इलाके में, वो उनको बड़े फैसिलिटेट करते हैं घर घर जाने तक, क्योंकि वो उस हलके से, अगर काउंसलर है तो वो उसी हलके का है, तो उसको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपने यहाँ इस तरह काम करना है। सफाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो जो लोग उन्हें दिए जाते हैं वो उनके सहूलत से, उनके तरीक़ाकार को आगे रखते हुए वो उनसे काम करवा सकते हैं। फर्दर आप ये देख लें कि डिस्पेंसरीज जो इलाके में होती हैं, जो नाजिम और नायब नाजिम हो,
या चेयरमैन जी, जी। या वाइस चेयरमैन हो, उनके अंडर जब आती हैं तो उनके अंदर भी डॉक्टर्स की और उनकी फरामानी अगर नहीं होती है, अपना ड्यूटी या अपना काम जो है ना सही तरह से नहीं कर सकते, तो उनका चेक एंड बैलेंस होता है। वो बुनियादी चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो सकती हैं, सफाई का इंतज़ाम हो सकता है, और केएमसी और डीएमसी के जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो उनको बेहतर कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं समझती हूँ कि नेसेसरी हैं, जिसमें उनकी गिरफ्त अगर होगी तो आवाम को फैसिलिटेट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और मैं समझती हूँ कि सही मायनों में जो तरक्की है वो बलदियाती निज़ाम से हो सकती है। देखिए, अगर हम कहें कि न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क वाले तो इस सिस्टम को छोड़ देते, उन्होंने अब तक अपनाया हुआ क्यों है, उनके मेयर क्यों मौजूद हैं, जर्मनी के अंदर देख लें, यहाँ देख लें, न्यूयॉर्क में देख लें, अमेरिका में देख लें, सब ने इस सिस्टम को पॉजिटिवली पाया, उसको बेहतर पाया, जब भी उसको राइज रखा हुआ। तो इसके कोई नुकसानात भी होंगे जिसकी वजह से हम ज़रा इससे दूर दूर रहें? देखिए, मैं आपको बताऊं, नुकसानात तो मैं नहीं समझती हूँ किसी सूरत में हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, इक़्तिदार का जो ट्रांसफ़र है वो दूसरों के हाथों मुंतकिल हो जाना, मे बी लोग समझते हों या कहते हों, लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई सियासी जमात कहेगी कि, क्योंकि अगर ग्रास रूट पे भी लोग आते हैं तो उन्हीं सियासी जमातों के ही लोग होते हैं, वही डिलीवर कर रहे होते हैं, वही काम कर रहे होते हैं। तो ऊपर की सतह पर जो भी आता है यूनियन के अंदर, वो अगर सही मायनों में डिलीवर करता है, तो कल को अगर इंतखाबात होते हैं तो एमपीएस और एमएनएस जब बनते हैं तो उनकी कारकर्दगी को इसमें ज़रूर नोट किया जाता है। ठीक है। और सियासत में भी जो इलाके के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ये देखिए, भी बिल्कुल इलाकाई सतह पर भी इलाके के लोग भी कर रहे होते हैं। फिर वही यूनियन काउंसिल का एक मेंबर कल को आपका एमपीए बन रहा होता है, एमएनए बन रहा होता है, और लेजिस्लेशन में वो रोल प्ले कर रहा होता है कि जो हर्डल्स उसने अपने इलाकाई सूरत में देखी हुई होती हैं उनको फेस कर रहा होता है, और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए अपना किरदार अदा करता है और बेहतरीन अंदाज में करता है। अच्छा, एमएनएज वगैरह से मैंने देखा है कि आवाम को ये शिकायत होती है कि एक दफ़ा वोट लेके जब मुंतखब हो जाते हैं तो फिर वो अपने हलकों में नहीं आते, और ज़्यादातर वो यहाँ पे हमारे दोस्त जो हमारे साथ शो वगैरह पे भी आते रहे हैं मुंतखब होने से पहले, वो आजकल इस्लामाबाद में होते हैं। तो उन्हें इससे भी फ़र्क पड़ता है कि आप इलाके से दूर चले जाते हैं? नहीं, देखिए, इलाके से नुमाइंदगी तो आप इलाके की ही कर रहे होते हैं। इलाके से फ़हीम भाई वो शख्स दूर जाता है जिसे डिलीवर नहीं करना होता। मैं नहीं समझती हूँ कि देखिए, एमपी हो या एमएनए हो, वो अवामी नुमाइंदा होता है, और उसका ठीक है, इस्लामाबाद जाते हैं, लेजिस्लेशन है वहाँ पे, उनकी पार्लियामेंट का इजलास होता है, बिल्कुल जाना है, लेजिस्लेशन करनी है, उन्होंने अपना रोल प्ले करना है, लेकिन सही मायनों में जो अवामी नुमाइंदा है वो आवाम के वोटों से आता है, और उसको आवाम ही के अंदर रह कर काम करना है। कोई एमपीए एमएनए बनकर उसकी गर्दन में कोई लोहे का राड नहीं आ जाना चाहिए। जब लोहे का राड आता है तो फिर आवाम को वो राड निकालना आता है। वो उस सूरत में निकालते हैं कि जब उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में आता है तो उन्हें वोट ना देकर वो अपना इंतकाम ले लेते हैं, और वो बेहतरीन इंतकाम है। सही। अच्छा, अब हमने निज़ाम की बात की, आपने भी कहा कि ये बल्दियाती निज़ाम जो है ये बहुत उम्दा है और इसके फ़वाइद जो हैं वो हासिल करने चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत भी है। मगर हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ी रुकावट होती है किसी भी निज़ाम को राइज करने के लिए, वो इंतखाबात का एक मरहला है जिससे गुजरना होता है। और आपको लगता है कि इंतखाबात का जो तरीक़ाकार हमारे यहाँ है वो बिल्कुल मौसर है और जदीद है? और जदीद की बात तो फ़हीम भाई मैं नहीं कहूँगी कि जदीद नहीं है, बिल्कुल मैं उस चीज़ से तो वो नहीं कहती हूँ जदीद नहीं है, लेकिन जिद्दत लाने की वजह ये भी है कि जब हम एक इतने बड़े शहर, जो दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, उसके अंदर अगर हम रह रहे हैं तो वहाँ पे हमारे यहाँ इंटरनेट का इशू देख लीजिए किस हद तक हमारे लिए कारगर साबित होता है। इसी तरह अगर छोटे छोटे हलकों में, गांव में, देहातों में चले जाएं तो वहाँ अगर जब तक नेट का और इंटरनेट का इशू नहीं होगा, ये चीज़ें सब मौजूद नहीं होंगी। लाइट के इश्यूज़ ये होते हैं कि गांव देहातों में तो आपको भी बेहतर अंदाज से पता है, मुझे पता है, मेरे व्यूवर्स को पता है कि 4 घंटे लाइट अगर है तो 2 घंटे आती है, 4 घंटे जाती है, तो फिर उस सूरत में क्या आवाम बैठी रहेगी? बेहतरीन तौर पे मेरी अपनी ज़ाती राय है कि तमाम, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनको एक प्लेटफॉर्म पे होकर इसके लिए बेहतरीन
मतलब सोल्यूशन निकालना चाहिए तो जो सिवाय आवाम बिजली के की और लिए। कोई मसला नहीं है, लोड शेडिंग के अलावा और कोई मसला नहीं है इलेक्ट्रिक देखिए वोटिंग। मैंने आपको कहा ना, इंटरनेट नहीं होगा, लोड शेडिंग होगी, ये तमाम चीज़ें होंगी। मैं समझती हूँ कि होना चाहिए, लेकिन मफाहमत के साथ, चाहे अपोजिशन के हों, क्योंकि वो भी इलेक्ट होकर आए हैं और वो भी आवाम के वोटों से आए हैं। चाहे अभी गवर्नमेंट में, सिटिंग गवर्नमेंट में जो है, सबको जब तक एक पेज पे नहीं होंगे, मैं नहीं समझती हूँ किसी भी लेजिस्लेशन का कोई फ़ायदा हो सकता है। देखिए ज़ोर ज़बरदस्ती फ़हीम आपसे एक गन पॉइंट में जो है ना कोई चीज़ छीन सकता है, उसका कोई फ़ायदा कभी हुआ है? नहीं। जब तक आपकी राय बैठ कर नहीं होगी, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई भी आप समझ लें हल्का इंतखाब हो, चाहे लेजिस्लेशन हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, जब तक आप एक पेज पे नहीं होंगे, जब तक आप एक आवाज़ बनकर उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक मैं समझती हूँ किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए तमाम जो पार्लियामेंटेरियन है उनको एक पेज पे होना पड़ेगा। और वज़ीर आज़म साहब को चाहिए, अगर इस चीज़ को लाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम लाएं, लेकिन वहाँ पे ख़ुद जो है ना जवाब दें, चाहे पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के लोग हैं, चाहे उनके अपने गवर्नमेंट के लोग हैं, ताकि जो उसकी ख़राबियाँ हैं या खामियाँ हैं या खूबियाँ हैं उनसे उनको आगाह होना चाहिए। अच्छा, वन पेज पे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ये कैसे आ सकती है? आपको क्या लगता है, इन क्या डिफरेंसेस हैं बीच में कि जिसकी वजह से वन पेज पे नहीं आ पा रहे हैं? क्या दोनों का मकसद आवाम की खिदमत करना नहीं है? नहीं, देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आवाम की खिदमत करना नहीं है, लेकिन शायद एक चीज़ का डर और खौफ होता है, और जब गवर्नमेंट जो होती है वो माई बाप होता है, उसको इन चीज़ों से हट कर देखिए, अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, MQM, मुस्लिम लीग, PMLN, जो भी हो, XYZ, जो भी गवर्नमेंट अपना पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसका MNA या MPA या UC नाज़िम काम कर रहा है हल्के के अंदर, वो नज़र आ रहा है कि फ़लाँ कर रहा है, अगर पीपल्स पार्टी का कर रहा है तो आवाम जो होते हैं उनको नज़र आ रहा होता है, फिर कैसे वो PTI क्रेडिट ले सकती है, या PTI का कोई कर रहा है दोस्त काम हल्के में तो उसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी तो नहीं ले सकेगी ना, क्योंकि इस चीज़ को आवाम को बड़े अच्छे से हाव नाव है कि कौन क्या कर रहा है। जब आवाम को पता है ना तो मुंतखब आवाम ने करना है, मैंने आपने नहीं करना। अच्छा, कोई भी निज़ाम जब उसको अप्लाई किया जाता है तो उसके लिए जिस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जिस मरहले से, वो इंतखाबात का एक पूरा मरहला है। इंतखाबात के हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शिकायत हैं हर सतह पे। अगर किसी हुकूमत की बात करें तो जो इक़्तिदार में आता है वो कहता है कि बिल्कुल सही इंतखाबात हुए, और जो इक़्तिदार में नहीं आता है वो सबसे पहला इल्ज़ाम ये लगाता है कि हमारे साथ धांधली हो गई। यही हाल हर सतह पे है। आप MPA लेवल पे देखें, MNA लेवल पे देखें, आप सूबाई हुकूमत की सतह पे देखें, आप वफाकी हुकूमत, तो हर जगह पे आपको इसी इल्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। आप आवाम को भी इसी किस्म की शिकायत है, वो दिल से किसी को वोट देना चाहते हैं और उसके बाद वो कहते हैं हमने तो वोट दिए थे, हमने तो इनको वोट ही नहीं दिए जो हम पे मुसलत होकर बैठ गए। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? इस पूरे निज़ाम को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए फ़हीम भाई, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि अगर कोई शख्स इंतखाबी नताइज के दरमियान में या इंतखाबात के दौरान अगर रखना डालता है, तो मैं समझती हूँ कि अगर वो इस चीज़ का मुस्तहिक पाता है कि उसने कोई धांधली की है, साबित हो जाता है, तो उसके ऊपर ज़िंदगी भर का बैन लगा दें, तो ऐसी धांधली भी ख़त्म हो सकती है। दूसरी बात ये है, अच्छा, देखिए मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं किसी, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि शहर कराची में तो हम देखते आए हैं कि मरे हुए का भी वोट कास्ट हो जाया करता था, तो हम दूसरों को क्या कहें, देखिए अवाम, अगर मैं आपको वोट कास्ट कर रही हूँ और आप मुझे वोट कास्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मैंने वोट इन्हें कास्ट किया है, तो फिर मेरा रेशो कहाँ गया? अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट खान साहब की है, तो खान साहब खुद धरने में, इतना लंबा तवील धरना, उन्होंने पाकिस्तान का सबसे तवील धरना दिया है, तो उन्होंने कहा था हमारे 4 हलके खोल दिए जाएं जहाँ पे हमें एतराज़ात हैं। इसी तरह अगर किसी को एतराज़ होता है तो आने वाली गवर्नमेंट को अगर 1, 2, 4, 10 जो है ना इंतखाबात के अंदर उनको बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कह देना चाहिए कि ठीक है जी, आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, जिस तरह जिसका साबित जो है ना हुआ कि
हमारा जो कादर बंदू खैल साहब ने विन किया यहाँ का फैसल वाउडा की सीट जो है, उन्होंने कहा कि जी अगर आपको एतराज़ है तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, मुझे अगर ऐसा धांधली हुई है तो मैं उसका भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए हर गवर्नमेंट अच्छा, अवाम को क्या मशवरा देंगे अपने वोट के हवाले से? कोई देखिए अवाम को मशवरा ये है कि अभी जो वोट का इंदराज है, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगी कि वोट का इंदराज शुरू हो चुका है, ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। तो खुदारा अपने वोट का इंदराज करवाएं। अगर आप परमानेंट नहीं हैं यहाँ पे रेजिडेंशियल, और अगर आपका एड्रेस परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, उस सूरत में भी आप अपना इंदराज करवा सकते हैं। आपकी मर्जी और आप अपनी मंशा के मुताबिक किसी को वोट देंगे, क्योंकि अगर आप वोट अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं देंगे, कल को कहेंगे कि जी हमारा तो वोट ही नहीं था। जब वोट नहीं है तो उसका इंदराज करवाएं ताकि आप अपनी पसंद के लोगों को मुंतखब ये सारी कर सकें। मालूमात किसी वेबसाइट पे पड़ी है? जी बिल्कुल है मौजूद, और हर जगह पे जो है ना यहाँ पे टीवी पे भी दिखाया जा रहा है, सब कुछ सोशल मीडिया भी बताया जा रहा है, और टीमें घर घर जा रही हैं आपको इंदराज करवाने के लिए। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाएं। दोस्तों प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।